अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का। और आहिस्ते आहिस्ते हमने तकरीबन सारा ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये भी एक बहुत सिंपल और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और इसका एक छोटा बहुत आइडिया हम लेके आ चुके हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है? सर पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे तो ये इजीली समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ये होता है कि एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और to represent another in dealings with third person, in dealings with third person। सर इस डेफिनेशन के ऊपर देखने से पहले, डिस्कस करने से पहले हम नॉर्मल जो डेली लाइफ के अंदर एजेंसी का कॉन्सेप्ट है उसको करते हैं। सर एक एजेंट वो बंदा होता है जो किसी के बिहाफ पे काम करे। मिसाल के तौर पे आपने अपने चौकीदार से कहा कि जाके कोई काम कर कर आओ। आपने कोई ब्रोकर पकड़ लिया अपना कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए। यानी कोई बंदा जो आपके बिहाफ पे काम करे, आपको किसी के आगे रिप्रेजेंट करे। नॉर्मल दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो एक एजेंट वो बंदा होता है, जो पर्सन वो बंदा होता है जो एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, जो किसी और के लिए रखा जाए, और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन को आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करे। इसको कहते हैं एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट या एजेंट। सर इसके अंदर थ्री पार्टीज होती हैं। नंबर वन इज प्रिंसिपल, नंबर टू इज एजेंट, एंड नंबर थ्री इज थर्ड पार्टी विच इज द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। यानी अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान। ये वही वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम पढ़ते आए हैं। यानी ये बंदा आपके बिहाफ पे इससे कोई मामला करता है, और ये और आपने इसको जो रखा है आपका एजेंसी रिलेशन है, और आपका और इसका असल रिलेशनशिप है वही वाला है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला है। यानी ये जो काम करेगा वो आपके बिहाफ पे करेगा, तो आपका इससे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यानी आप एज अ प्रिंसिपल फंसेंगे। सर इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं? नंबर वन, देयर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होगा आपके दरमियान और एजेंट के दरमियान, यानी प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान। ठीक है जी। नंबर टू है हमारे पास, प्रिंसिपल कौन हो सकता है? प्रिंसिपल हर वो बंदा हो सकता है जिसकी एज मेजॉरिटी वाली हो और जो साउंड माइंड हो। यानी हर वो बंदा प्रिंसिपल हो सकता है, यानी हर वो बंदा एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। कैन अपॉइंट एजेंट जो 18 साल या 21 साल जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में देख चुके हैं वो हो, और खुद साउंड माइंड हो। यानी इसके अंदर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन हो। सर एजेंट कौन हो सकता है? एजेंट कोई भी बंदा हो सकता है। एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट। सर इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई एज मेजर एज वाली शर्त नहीं है। यानी माइनर भी एजेंट बन सकता है, तो हाँ बिल्कुल बन सकता है। एंड नंबर टू, साउंड माइंड वाले का भी कोई मसला नहीं है, यानी अनसाउंड माइंड बंदा भी एजेंट बन सकता है। ये इसलिए बन सकता है कि अल्टीमेटली अगर एक प्रिंसिपल किसी को अपना एजेंट बना रहा है और लेट से वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो अल्टीमेटली वैसे भी प्रिंसिपल ही लायबल है थर्ड पार्टीज के सामने। तो अब चाहे वो जिसको रख रहा है उसका अपना रिस्क है, लॉ ने इस पर कोई मना नहीं किया हुआ।
और एजेंसी के रिलेशनशिप के अंदर लास्ट बात, कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। कंसिडरेशन के टॉपिक के अंदर हमने लास्ट एक्सेप्शन पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और वहाँ हमने कहा था कि जब हम एजेंसी पे जाएंगे तो उसको लिंक करेंगे, और वो यही बात थी कि इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी द कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, यानी एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है बगैर किसी कंसिडरेशन के भी। अच्छा जी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर जो एजेंट होता है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। टाइप्स ऑफ एजेंट्स। So there are number of types of agents। हम पहले लिस्ट जमा कर लेते हैं, फिर इसका बेसिक देख लेंगे, और फिर किताब से तो हमने हर चीज़ देखनी है। नंबर वन इज कमर्शियल या मर्केंटाइल एजेंट। नंबर टू इज ब्रोकर, यानी ये मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं सब एजेंट। नंबर थ्री इज ऑप्शनल। नंबर फोर इज दिल ट्रेडर एजेंट, जिसको हम दिल करे एजेंट भी कहते हैं अपनी आम जबान में समझाने के लिए, वैसे कहते नहीं हैं। फिर कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स भी एजेंट कहे जाते हैं, होते हैं। फिर पार्टनरशिप के अंदर हम देख के आए थे पार्टनर्स का आपस में जो म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप है, तो वो भी एजेंट। एंड देन हमारे पास एक होता है सब एजेंट का कॉन्सेप्ट, जो कि थोड़ा देखने वाला इंटरेस्टिंग है, और एक होता है को एजेंट या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब वन बाय वन देखते हैं। सर जो आम हालात में नॉर्मल जो हमारे लिए परचेज सेल करता है, जो नॉर्मल हमारे लिए ट्रेडिंग करता है, ही इज नोन एज डेली लाइफ के अंदर रेगुलर बाय सेल जो करता है गुड्स की, इसको हम मर्केंटाइल एजेंट या कमर्शियल एजेंट कहते हैं। सब ब्रोकर वो होता है जो एक इंटरमीडिएटरी बना हुआ होता है, जो अरेंज करता है ट्रेड, who arranges trade on behalf of client। सर इसकी एग्जांपल ये है जैसे स्टॉक का ब्रोकर, जब आप शेयर्स में डीलिंग करते हैं तो एक स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं, तो सर वो ब्रोकर कहलाता है। या आप जो नॉर्मल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो एक ब्रोकर होता है जिसको आम जबान में दलाल कहा जाता है, वो भी इसी के अंदर शामिल है, जो सेलर और बायर को मिलाता है, यानी एक इंटरमीडिएटरी बन जाता है और दो लोगों को मिलाता है, इज नोन एज ब्रोकर। सर ऑक्शनर वो होता है जो ऑक्शन के मामले में ऑथराइज टू सेल प्रॉपर्टी ऑन ऑक्शन, ऑथराइज टू सेल प्रॉपर्टी एट ऑक्शन, एक वो बंदा जो ऑथराइज होता है कि वो प्रॉपर्टी बेचेगा ऑक्शन के वक्त, उसको हम ऑक्शनर कहते हैं, और उसको भी ऐसा ही होता है जैसे एक एजेंट होता है। सर दिल करे एजेंट वो होता है जो ना सिर्फ एजेंट होता है बल्कि साथ में गारंटियर भी होता है। यानी वो अपने प्रिंसिपल से कहता है कि आप जिससे मामला करने जा रहे हैं, और यानी जिससे किसी से मिला रहा है, उसको कह रहा है कि प्रिंसिपल को वो गारंटी भी दे रहा है कि अगर पेमेंट सामने से नहीं आई तो मैं इंडेमनीफाई करूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर हम गारंटियर का यानी श्योरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो ये वहीं से आप कनेक्ट कीजिएगा। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं, सर इन्हें भी हम एजेंट कहते हैं। पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, अब आते हैं एक सब एजेंट की तरफ। सर सब एजेंट वो होता है जिसको एजेंट लाता है, यानी एम्प्लॉयड बाय ओरिजिनल एजेंट। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रॉपर्टी बिचवानी है और आपने आरिफ भाई से कहा, आरिफ भाई एक ब्रोकर हैं, एक एजेंट हैं, आपने उनसे कहा मुझे अपनी प्रॉपर्टी बिकवानी है, और आरिफ भाई ने खुद नहीं गए बल्कि अपना एक लड़का भेज दिया जिसका नाम था लेट से असलम, और वो चला गया आपके आरिफ भाई के कहने पे। यानी आरिफ भाई ने एक एजेंट जो रखा अपने पास, यानी एजेंट ने किसी एजेंट को रखा, इट इज नोन एज सब एजेंट, यानी एजेंट का रखा हुआ बंदा। तो जनरल रूल तो यही है कि एक एजेंट एंटाइटल्ड नहीं होता, जनरल रूल यही है कि एक एजेंट एंटाइटल्ड नहीं होता कि वो सब एजेंट को रखे विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल की कंसेंट के बगैर एक एजेंट सब एजेंट को नहीं रख सकता, ये जनरल रूल है। लेकिन अगर इसी तरह रखा गया तो हो गया काम, कभी कोई काम होगा ही नहीं। तो लॉ ये कहता है कि यहाँ जहाँ पर प्रिंसिपल ने एक्सप्रेस डेलीगेशन दी हुई हो कि हाँ भाई आप रख लीजिएगा, वहाँ तो ठीक है, और जहाँ ज़रूरत भी हो। अदरवाइज सर्कमस्टेंशियल ऑर्डिनरी कस्टम के अंदर, जैसे आप प्रॉपर्टी वाले को ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम ही जाना, तो वो रख सकता है। ऑर्डिनरी कस्टम के अंदर मामला हो, इट इज़ फाइन। या नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि आपको पता है कि ये काम उस बंदे का अकेले का है ही नहीं, उसने अपने नीचे लोगों से काम करवाना है, तो भी एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पे जनरल रूल नहीं चलेगा कि एजेंट की कंसेंट, प्रिंसिपल की कंसेंट लाजमी है। या जो सब एजेंट की जिम्मेदारी हो बहुत ही इमटेरियल नेचर की है, बहुत ही कोई टुच्चा सा काम हो, या एमरजेंसी आ जाए जिसमें एजेंट को कोई सब एजेंट लाजमी रखना ही पड़े, तो ये कुछ सिचुएशंस होंगी जब एजेंट सब एजेंट को रख सकता है। या तो एक्सप्रेस डेलीगेशन हो और काम भी ऐसा हो, अदरवाइज ये नॉर्मल कंडीशंस हैं जहाँ पे सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे सब एजेंट को रखा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जो सब एजेंट होता है वो प्रिंसिपल को बाउंड करवा देता है। यानी जो प्रिंसिपल होता है वो बाउंड होता है सब एजेंट के एक्ट्स पे। यानी जो आरिफ भाई का लड़का घर देखने के लिए जा रहा है या जो बायर ढूंढ रहा है और प्रिंसिपल को उसने मिला दिया, तो प्रिंसिपल बाउंड है। तो प्रिंसिपल बाउंड होता है सब एजेंट्स की हरकतों पे, सब एजेंसी का जो रिलेशनशिप है सब एजेंट की हरकतों पे प्रिंसिपल बाउंड होता है। इसको हम किताब से मजीद भी देख लेंगे। और सर लास्ट होता है को एजेंट, जो अभी हमने देखा था ऊपर लिस्टिंग के अंदर। सर को एजेंट वो होता है जिसको प्रिंसिपल अपने एजेंट से कहे कि यार इस काम के लिए मुझे एक और भी एजेंट चाहिए, प्रिंसिपल अपने एजेंट से कहे कि इस काम के लिए मुझे एक और भी एजेंट चाहिए, जाओ मेरे लिए एक और बंदा अरेंज करके दो। ये जो बंदा अरेंज एजेंट करके देगा, दिस इज नोन एज को एजेंट। और को एजेंट सब एजेंट की तरह एम्प्लॉयड बाय एजेंट नहीं होता, ये सिर्फ इसको लेकर आता है और ये प्रिंसिपल का ही एम्प्लॉय होता है, यानी ही इज लायबल टू प्रिंसिपल टोटली। यानी ये ऐसा ही है जैसे दो एजेंट, तो जैसे एजेंट नंबर 1 है प्रिंसिपल को लायबल, इसी तरीके से को एजेंट यानी एजेंट नंबर 2 भी है प्रिंसिपल को लायबल। बस सिर्फ इसमें इतना फर्क है कि एजेंट नंबर 1 लेकर आता है दूसरे एजेंट को प्रिंसिपल के कहने पे, और यहाँ पे एजेंट नंबर 1 को ऐसी ही एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपनी प्रूडेंस, कि अगर वो अपने लिए कोई एजेंट ढूंढने निकले तो जो करेगा ऐसे ही उसको ला के दे, यानी कोई ऐसा एरा गेरा ना लेकर दे दे कि जिसकी वजह से प्रिंसिपल को नुकसान उठाना पड़े। तो सर ये थे टाइप्स ऑफ एजेंट्स। अब हम देखने जा रहे हैं कि एजेंसी की क्रिएशन कैसे होती है, यानी ये रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे होता है, यानी कि एजेंसी का रिलेशन बनता कैसे है। तो अब हमारा टॉपिक है क्रिएशन ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी बनती सर कैसे है। सर एजेंसी क्रिएशन मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है, या तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट हो बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, या नेसेसिटी की वजह से बनाई जाए, या बाय रेक्टिफिकेशन हो। सर रेक्टिफिकेशन क्या होती है अभी देखेंगे, हम पहले भी इस कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अगर आपको रिकॉल हो रहा हो। सर या बाय एस्टॉपल हो, ये भी हम देख चुके हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, और पिछली क्लास में भी हमने देखा था। या बाय नेसेसिटी हो, खुद ही बन जाए, या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो। सर ये मुख्तलिफ सूरतें होती हैं बनने की, एजेंसी का रिलेशन बनने की, इसको वन बाय वन देखते हैं। सर एक्सप्रेस अग्रीमेंट वो होता है, एक्सप्रेस का वर्ड हमने शुरू क्लासों में देखा था, द वर्ड एक्सप्रेस मीन्स, एक्सप्रेस का मतलब होता है वर्ड्स स्पोकन और रिटन। तो वर्ड्स स्पोकन और रिटन का मतलब ही यही है कि एजेंसी का रिलेशन एक्सप्रेस हो, यानी प्रिंसिपल और एजेंट का एक्सप्रेस अग्रीमेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने का, चाहे ज़बानी हो चाहे लिखा हुआ हो। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यानी प्रिंसिपल एजेंट को लेकर आया हो किसी काम के हवाले से, जस्ट लाइक वही प्रॉपर्टी का डीलर आरिफ भाई हमारे साथ ही रहेंगे जो प्रॉपर्टी के ब्रोकर है। तो हमने उनसे कहा था कि जाओ हमारा ये घर बिकवा दो, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस अग्रीमेंट। लेकिन कभी कभी आप ये चाहते हैं कि मेरी अवेलेबिलिटी ना हो और मेरा क्या कहते हैं एजेंट ही मेरे बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स भी साइन करे,
और वही सब कुछ देखता रहे, तो इन द गिवन केस पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है और उसकी उस डॉक्यूमेंट की सिग्नेचर की वजह से थोड़ी ज़्यादा उसके पास अथॉरिटी आ जाती है एजेंट के पास, और वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट की टाइप में आता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर मेरा एजेंट करे, तो अब आपने ये काम पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू करना होगा। सर रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी, कि आप प्रीवियस एक्ट को रेक्टिफाई करवा दें। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा अपने आप को आपका एजेंट शो करे और आप कहें कि और आप बाद में कहें कि हाँ ये मेरा ही बंदा था, इसने मेरे ही ब्याह पे गुड्स खरीदे थे, ये बिल्कुल यही बंदा है, समवन एक्टेड एंड वी एक्सेप्टेड लेटर। तो अगर हम बाद में एक्सेप्ट कर लें, अगर कोई बंदा एक्ट करे और उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए लेटर, अब अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये मेरा ही है, यानी पीछे जाके क्या है, रेक्टिफाई का मतलब ये होगा कि आपने गिविंग वैलिडिटी, उसको वैलिडिटी दे दी, अप्रूवल दे दी कि हाँ हाँ ये मेरा ही है, अप्रूवल दे दी, उसके उस अमल को वैलिडिटी दे दी, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। लेकिन सर रेक्टिफिकेशन में एक बात याद रखी जाए रेक्टिफिकेशन में एक बात ये भी रखी जाए याद, कि रेक्टिफायर जो होगा वो सिर्फ लॉफुल एक्ट्स के लिए ही रेक्टिफिकेशन पॉसिबल होगी, और रेक्टिफिकेशन पार्शियल नहीं होगी, एब्सोल्यूट होगी, टोटल होगी। सर पार्शियल नहीं होगी, एब्सोल्यूट होगी और टोटल होगी। और सर रेक्टिफिकेशन जो होगी वो ऑन बिहाफ ऑफ उसी बंदे की होगी जिससे आप रेक्टिफाई करवाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आरिफ भाई ने, आपने उनको इजाज़त नहीं दी थी, उनको पता था कि आपका एक और भी घर है और वो आपके नाम पर निकल लिए और बंदा भी लेकर आया, आपने कहा हाँ हाँ ये मेरा ही बंदा है, तो इन द गिवन केस जब आपने रेक्टिफाई करवा दिया तो आरिफ भाई आप ही को फंसाना चाह रहे थे और आप ही ने हाँ कहा, यानी इसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं होगा। सर फिर बाय एस्टॉपल, एस्टॉपल का मतलब हम देख चुके हैं कि आप किसी बंदे को ऐसा शो करवाएं, ऐसा प्रेजेंट करवाएं, ऐसा रिप्रेजेंट करवाएं कि ये मेरा ही बंदा है। तो सर जब आप किसी को ऐसा कुछ शो करवाएं और वो आपके बिहाफ पे जाके ऑन बिहाफ ऑफ यू, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कोई एक्ट कर दे, तो अब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते दुनिया के आगे कि ये मेरा बंदा नहीं है। सर एस्टॉपल का मतलब हम देख चुके हैं कि स्टॉप और टू प्रिवेंट, स्टॉप करो या प्रिवेंट करो, तो आपने ऐसा लोगों के आगे उसको प्रेजेंट करवाया हुआ है, रिप्रेजेंट करवाया हुआ है कि मेरा एजेंट है और वो आपके बिहाफ पे कुछ भी कर देता है। नाउ यू कैन नॉट स्टॉप और प्रिवेंट योर सेल्फ, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय एस्टॉपल एंड इन द गिवन केस प्रिंसिपल लायबल होगा। सर लास्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है नेसेसिटी एंड ऑपरेशंस ऑफ लॉ। सर इन द केस ऑफ नेसेसिटी, मिसाल के तौर पे आपका एक एजेंट था या एजेंट नहीं भी था, आपका कहीं गुड्स पड़ा हुआ है या किसी ने आपके गुड्स को देखा कि वो बारिश की वजह से नीचे रोड पे ख़राब हो रहे हैं और उसने ये देखते हुए उनको शेल्टर अरेंज कर दिया और उसके ऊपर उसका कोई खर्चा हो गया और सुबह उठी और आप गए तो उसने आपके लिए काम करके रखा था। आपने उसको कहा कि मैंने थोड़ी तुमसे कहा था ये करो, वो कहेगा ये एजेंसी में नेसेसिटी है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं क्योंकि ये रियल इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई थी और पॉसिबल नहीं था कि प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया जाए और उसकी इंस्ट्रक्शंस ली जाए। अगर पॉसिबल होगा तो एजेंसी बाय नेसेसिटी नहीं होगी और उसका जो एक्ट है वो एक बोनाफाइड एक्ट होगा एजेंट का, यानी एक आम आदमी, अच्छा आदमी उस सूरत में जो करेगा, दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय नेसेसिटी। एंड द लास्ट इज एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून कह दे कि बाय लॉ हो जाए कि आप एक दूसरे के एजेंट हैं, तो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स, डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी एंड पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप। तो ये बाय लॉ बनते हैं एजेंट्स। इसके बाद क्लास अब तक हमने देख लिया कि एजेंसी का रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एजेंट्स क्या होते हैं और ये बनती कैसे है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि इनकी पार्टनर्स की, एजेंट्स की आपस में प्रिंसिपल्स के साथ ड्यूटीज और राइट्स देखेंगे हम
और ड्यूटीज़ और राइट्स के अलावा दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो भी हमने देखने हैं। वो ये हैं कि एक होती है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के नाम से एक कॉन्सेप्ट होता है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, वो भी हमने देखना है। इसके अलावा हमने देखना है इर्रिवोकेबल एजेंसी, ये क्या होती है, इर्रिवोकेबल एजेंसी ये भी हमने देखनी है। और चौथा हमने देखना है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। और पांचवा हमारे पास है अथॉरिटी ऑफ एजेंसी, द अथॉरिटी ऑफ एजेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो रिमेनिंग एरियाज हमारे इसके रह गए। सबसे पहले हम देखते हैं अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स को। देखिए क्लास, अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स का मतलब क्या है? अथॉरिटी ऑफ एजेंट का मतलब यह है कि एजेंट की पावर के वो प्रिंसिपल को फंसा सके, यानी बाउंड कर सके, बाउंड प्रिंसिपल बाय जेक्स, बाउंड प्रिंसिपल बाय जेक्स। तो सर तीन किस्म की अथॉरिटी होती है। नंबर वन इज एक्सप्रेस अथॉरिटी, नंबर टू इज इम्प्लाइड अथॉरिटी, and number three is ostensible authority or apparent authority, ostensible authority या इसको apparent भी कहते हैं। सर बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखेंगे अभी और आप गौर से सुनिएगा प्लीज। सर एक्सप्रेस अथॉरिटी वो होती है जो इन दोनों के दरमियान एक्सप्रेसली डिटरमाइंड हो, चाहे लिखकर हो चाहे सुनकर हो, एक्सप्रेसली डिटरमाइंड हो। मैंने आपको एजेंट रखा है सिर्फ इस पर्टिकुलर घर को बेचने का, कंपनी ने तुमको डायरेक्टर रखा है सिर्फ 5 लाख का चेक साइन करने का, सिर्फ 25 लाख के गुड्स परचेज करने का। इन तमाम चीज़ों के लिए स्पेसिफिक हो गया अथॉरिटी ऑफ एजेंट, यानी वो मुझे सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए प्रिंसिपल को फंसा सकता है कि सिर्फ यही वाला घर बेच सकता है आरिफ भाई, डायरेक्टर सिर्फ 5 लाख का चेक साइन कर सकता है और 25 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकता है, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस अथॉरिटी। लेकिन सर अगर यही वाला डायरेक्टर 25 की जगह 30 लाख की गुड्स परचेज कर ले, तो थर्ड पार्टी को जिससे कांटेक्ट हो रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि इसकी लिमिट 25 तक की ही थी? सर ये प्रॉब्लम आते हैं एजेंसी के रिलेशनशिप में। अगर कहीं ये बंदा अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है, वो एक्सीड कर रहा है, यानी एजेंट अगर अपनी एजेंट अथॉरिटी को एक्सीड कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। या और अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर रहा है, बढ़ा रहा है, और यकीनन थर्ड पार्टी को नहीं पता होगा कि अनलेस हम एक नोटिस निकलवा दें या लोगों को बता दें तो प्रिंसिपल बाउंड होगा, एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी वो अपनी इख्तियार से ज़्यादा काम कर रहा है। एंड द थर्ड वन इज ऑस्टेंसिबल अपैरेंट अथॉरिटी। सर ये आती है एस्टॉपल के केस में। सर इसमें और इम्प्लाइड में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे कोई रियल अथॉरिटी नहीं होती, यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता ही नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। लेकिन एस्टॉपल की वजह से वो मशहूर हुआ होता है कि इसका एजेंट है। अब जो यहाँ पे ये जो भी करेगा इसको हम कहेंगे ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। सर यहाँ पे भी तो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा था, एक्स्ट्रा अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा था, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है यहाँ पे एजेंसी रिलेशनशिप था और वो उसी के अंदर आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन क्योंकि वो स्टॉपल की वजह से एजेंट बना है, यानी आपके मशहूर करने की वजह से बना है, आपने लोगों को ऐसा दिखाया था कि मेरा एजेंट है, इसलिए ये जो अब अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा इसको कहेंगे ऑस्टेंसिबल अपैरेंट अथॉरिटी। सर अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स के बाद अब हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस करने जाना है, इट इज कॉल्ड इररिवोकेबल एजेंसी। सर एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इररिवोकेबल एजेंसी का, और वो अभी हम देखने हैं।
सर जिस तरीके से एजेंसी क्रिएट होती है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इस तरीके से एजेंसी ख़त्म भी होती है, टर्मिनेट भी होती है, और वो कैसे होती है अभी हम देखेंगे। लेकिन कभी कभी एजेंसी को आप रिवोक या टर्मिनेट नहीं कर सकते, यानी ये वो एजेंसी होती है जिसमें प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यानी बाय डिफॉल्ट एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं प्रिंसिपल एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता। नंबर वन केस है कि आपको बिल्कुल पता हो जाना चाहिए, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। तो अभी हम समझेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। नंबर टू इज कि एजेंट ने पर्सनल लायबिलिटी इनकर करवा दी हो, रिवोकेशन अगर हो गई would cause the agent personally liable। and तीसरा, agent has exercised partial authority। Agent has exercised partial authority। सर ये क्या है? सर ये इर्रेवोकेबल एजेंसी का कॉन्सेप्ट दुनिया में क्यों आया? ये इसलिए आया कि एजेंट के साथ ज्यादती ना हो जाए और प्रिंसिपल हर बार ये ना कहे कि आज के बाद मैं नहीं खेल रहा। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें प्रिंसिपल ना भी चाहे स्टिल इसको खेलना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर हम देखने जा रहे हैं। सर पहली है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर एजेंट का भी कोई इंटरेस्ट शामिल है, मिसाल के तौर पे पी ने यानी प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि मेरा ये वाला फ्लैट बिकवा दो और इसको बिकवाने के मैं तुम्हें लेट से मार्केट रेट के हिसाब से 1% कमीशन दूंगा, और इसको बेचने पे जो मेरा तुम पर पुराना उधार है वो भी तुम ले लेना, विच इज 5 लाख रुपए। यानी अब एजेंट का इसमें सिर्फ कमीशन की रिम्यूनरेशन, कमीशन वाली रिम्यूनरेशन इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो पिछले 5 लाख भी शामिल है। अब प्रिंसिपल एजेंट से कहे नहीं नहीं अब मुझे नहीं बेचना, क्योंकि अब इसमें इसका पर्सनल इंटरेस्ट भी शामिल है एजेंट का। अब यहाँ पर प्रिंसिपल इसको रिवोक नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। नंबर टू इज अगर रिवोक कर दिया गया तो एजेंट पर्सनली लायबल होगा। मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि मेरे ब्याह पे जाके गुड्स बेच दो, सेल गुड्स या परचेज कर लो। सॉरी क्लास, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है। प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि मेरे ब्याह पे जाके गुड्स खरीद लो। एजेंट ने जाके ऐसा ही किया और गुड्स अपने नाम पे खरीद लिए। अब प्रिंसिपल कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो प्रिंसिपल पर्सनली लायबल होगा, क्योंकि वो अपने नाम पे लेकर आया, प्रिंसिपल के लिए लाया तो उसी के लिए है। तो इन द गिवन केस अब प्रिंसिपल पीछे नहीं हट सकता। एंड द लास्ट इज कि एजेंट ने पार्शियल अथॉरिटी एक्सरसाइज की हुई हो। मिसाल के तौर पे एजेंट का प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि ये 100 बोरी चीनी की आप क्या कहते हैं 100 बोरी चीनी की लेके जाओ और बेच दो। एजेंट ने 50 बेची, 50 की एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन अभी सिर्फ 50 हैंड ओवर की हैं और 50 कह रहा है बाद में ला रहा हूँ। अब पूरे 100 के बेचने का कॉन्ट्रैक्ट अब एजेंट करके आया है प्रिंसिपल के कहने पे। अब जब 50 ही निकली और प्रिंसिपल कह रहा है बाकी 50 मुझे नहीं बेचनी, तो क्योंकि पूरे 100 का कॉन्ट्रैक्ट करके आया था, बायर उसको कहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है, तो एजेंट को प्रॉब्लम होगा। लिहाजा अब प्रिंसिपल इससे भी पीछे नहीं हट सकता। सर तो इर्रेवोकेबल एजेंसी वो एजेंसी होती है जिसमें प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और इसकी 3 सिचुएशंस थी और हमने देखी। सर अगला कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं अनडिस्क्लोज एजेंसी का। सर कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंट अपने आप को डिस्क्लोज ही नहीं करता कि वो एजेंट है। एजेंट डिस्क्लोज ही नहीं करता कि वो एजेंट है, या ये नहीं बताना चाहता ये
कि इसका प्रिंसिपल कौन है, ना प्रिंसिपल बतवाना चाहता है कि मैं कौन हूँ। अगर ऐसा कोई मामला है तो इसको हम कहेंगे अनडिस्क्लोज एजेंसी। सर इस सिचुएशन के अंदर जो 3 सिचुएशंस देखनी होती है, वन इज पोजीशन ऑफ एजेंट, कि एजेंट की क्या पोजीशन है। नंबर 2 इज पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी एंड नंबर 3 इज यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एंड नंबर 3 इज पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल, जो छुपा हुआ है, जो सामने नहीं आया या उसको सामने नहीं लाया गया। सर पोजीशन ऑफ एजेंट ये होगी कि वो ऐसा ही है जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, जैसे वो प्रिंसिपल है, क्योंकि जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको तो नहीं पता ये एजेंट है, तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एजेंट को सू भी कर सकती है। सिमिलरली पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी ये है कि अगर उसको पता लग जाए कि ओरिजिनल प्रिंसिपल कौन था, तो फिर वो प्रिंसिपल से भी मामला कर सकती है, एजेंट से भी कर सकती है और तीनों से भी कर सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इन तीनों सिचुएशंस में सू कर सकती है। और उसको पता ही ना चले प्रिंसिपल कौन है तो सिर्फ एजेंट को ही कर सकती है, और एजेंट भी उसे कर सकता है। ये हमने ऊपर देख लिया कि एजेंट सू भी कर सकता है, क्योंकि एजेंट होगा, पोजीशन ऑफ एजेंट क्या है, जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, उसके पास सारे राइट्स आ जाएंगे। एंड द लास्ट इज पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के आगे आना चाहता है, इंटरवीन करना चाहता है, तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसके लिए 2 सिचुएशंस होंगी, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को रखने के लिए 2 सिचुएशंस होंगी। नंबर 1 कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टी होना लाजमी है एंड नंबर 2 टर्म्स चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी अगर थर्ड पार्टी ये प्रूव कर दे कि अगर मुझे पता होता कि ये इसका प्रिंसिपल ये है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता या होती, तो अगर ये प्रूफ कर दे तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंसिपल बीच में आ सकता है और टर्म्स चेंज नहीं होंगी। तो इसके बाद हमारे जो लास्ट 2 कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट कैसे कैसे हो सकती है, और इसके बाद एजेंसी के राइट्स और ड्यूटीज। सो टर्मिनेट ऑफ एजेंसी 2 तरीके से हो सकती है, ब्रॉडली स्पीकिंग, ब्रॉडली कैटेगराइज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। पार्टीज के अपने एक्ट से भी हो सकती है, और पार्टीज इसके अंदर 2 ही हैं, प्रिंसिपल और एजेंट, या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकती है। यानी कोई कानून बता दे कि इन सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो जाएगा। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में नंबर 1 है म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों मिलकर डिसाइड कर लें कि आज के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म तो खत्म। या प्रिंसिपल भी कर सकता है खुद से या एजेंट भी कर सकता है। सर प्रिंसिपल भी कर सकता है और एजेंट भी कर सकता है। सर प्रिंसिपल करेगा, लेट से अगर प्रिंसिपल खत्म करना चाह रहा है तो इन दिस सिचुएशन, अगर कोई फिक्स पीरियड के लिए था कॉन्ट्रैक्ट, लेट से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था कि तुम अगले 5 सालों तक मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एजेंट बन के रहोगे, तो अगर फिक्स पीरियड उसमें इन्वॉल्व था और एजेंट प्रिंसिपल 3.5 सालों में इसको ख़त्म करना चाह रहा है, तो एजेंट कंपनसेट, प्रिंसिपल कंपनसेट करेगा एजेंट को अर्ली ख़त्म करने की वजह से, अर्ली टर्मिनेशन की वजह से, और आम सिचुएशंस में रीजनेबल नोटिस भी देगा जहाँ पे फिक्स पीरियड होगा, क्योंकि ऐसा फौरन ख़त्म करने से एजेंट को नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रिंसिपल को चाहिए कि उसको रीजनेबल नोटिस भी दे और जल्दी ख़त्म करने की वजह से उसको कंपनसेट भी करे। या फिर और इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन ये होगा कि एजेंट को हमने एक मिनट क्लास, अच्छा क्लास वेलकम बैक। तो हम ये देख रहे थे कि ख़त्म कैसे होगा, तो एक तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड कर लें। नंबर 2 प्रिंसिपल ख़त्म कर दे, अगर फिक्स पीरियड की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी थी तो अगर जल्दी ख़त्म कर रहा तो कंपनसेशन करे, कंपनसेट करे और रीजनेबल नोटिस भी दे। सर ये टर्मिनेशन पता कैसे चलेगी, तो टर्मिनेशन पता तब चलेगी व्हेन, जब एजेंट के केस में उसको पता चल जाए, व्हेन इट कम्स नोन टू हिम, और थर्ड पार्टी के केस में व्हेन इट कम्स नोन टू हिम। अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं चला और वो एजेंट को एजेंट समझते हुए कॉन्टैक्ट करता आ रहा है, तो प्रिंसिपल उसके लिए लायबल हो सकता है। और सर इसके इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन क्या होंगे, सर इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन ये होंगे
कि एजेंट को आपने कंपनसेट भी करना है, इंडेमनीफाई भी करना है उसने जो जो काम कर लिया है उसके लिए। अच्छा जी, एजेंट भी उसको ख़त्म कर सकता है। अगर एजेंट भी वक्त से पहले ख़त्म कर रहा है, यानी 5 साल की एजेंसी थी और एजेंट कह रहा है प्रिंसिपल को अब मैं नहीं खेल रहा 3.5 साल में, तो अगेन उसको भी रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा और उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल को अपनी इस हरकत की वजह से। सर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे होगा? तो काम हो गया कंप्लीट, कंप्लीशन ऑफ टास्क के केस में हम कहेंगे कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। घर बिक गया आरिफ भाई आज़ाद। एक्सपायरी ऑफ टाइम, आरिफ भाई को हमने 6 महीने के लिए रखा था गंदम के बोरियां उठाने के लिए, एजेंसी 6 महीने खत्म, कहानी खत्म। डेथ हो गई प्रिंसिपल या एजेंट की तो भी मामला खत्म हो गए। इसके बाद अगर इंसैनिटी हो गई, पागल हो गए दोनों में से कोई, तो भी मामला खत्म हो गए। इंसॉल्वेंट हो गया अगर प्रिंसिपल, इंसॉल्वेंसी हो गई अगर प्रिंसिपल की, तो भी बाय लॉ खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट, क्योंकि इंसॉल्वेंट बंदा के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में हमने देखा हुआ। सर जिस हवाले से, जिस कॉन्ट्रैक्ट, जिस चीज़ के हवाले से, बोरियों के हवाले से एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था, बोरियों का आग लग गई, डिस्ट्रक्शन हो गया सब्जेक्ट मैटर को, तो भी कहानी खत्म। सर अगर कंपनी की वाइंडिंग अप हो गई है तो डायरेक्टर्स के साथ एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक खत्म, या पार्टनरशिप खत्म हो गई है तो पार्टनर्स के साथ ऑटोमेटिक पार्टनरशिप खत्म। या प्रिंसिपल या एलियन या एजेंट आपस में एलियन एनिमी बन गए हो या आपने जिसको एजेंट रखा हो वो एलियन एनिमी बन गया हो, तो अगेन वो भी खत्म हो जाएगा। इसको याद करने के लिए आप आसान ऐसे भी कर सकते हैं कि काम पूरा, कंप्लीशन ऑफ टास्क, एक्सपायरी ऑफ टाइम, वक्त पूरा, डेथ यानी मर गया, पागल हो गया। तो आप इस तरीके से इस केस को आराम से याद कर सकते हैं, काम पूरा, वक्त पूरा, मर गया, पागल हो गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स एंड राइट्स ऑफ एजेंट्स एंड राइट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल। ये बात हमने बेलर और बेली के अंदर भी देखी थी कि अगर मैं यूं कहूँ कि ड्यूटी ऑफ एजेंट है तो वो राइट बनेगा प्रिंसिपल का, और अगर मैं कहूँ कि राइट ऑफ एजेंट है वो ड्यूटी बनेगी प्रिंसिपल की। अभी सिर्फ हम एक नज़र सरसरी लिस्ट घुमा रहे हैं, फिर किताब से भी देखेंगे, तो आप जब इसको याद कीजिए या इसको पक्का कीजिए तो इस एंगल से कीजिएगा तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ड्यूटी ऑफ एजेंट की। ये भी हम किताब से देख लेंगे, बहुत सिंपल है। अगर हम ऐसे इसको डिस्कस कर लें तो एक बेसिक सी ड्यूटीज़ है कि वो जिस काम के लिए रखा गया है वो कैरी आउट द मैंडेट, उसको पूरा करेगा, यानी उसी काम को करेगा, और सब पर्सनल प्रॉफिट्स क्रिएट नहीं करेगा, अपने लिए काम नहीं करेगा, अपने प्रिंसिपल के लिए काम करेगा, और अकाउंट्स ट्रू रेंडर करेगा, और कम्युनिकेट करेगा जहाँ रिक्वायर्ड होगी, कम्युनिकेशन होगी जहाँ रिक्वायर्ड होगी, प्रिंसिपल से कोई सलाह करना है, कोई मशवरा करना है, जो पैसे सम रिसीव हुए हैं वो पे करेगा अपने प्रिंसिपल को, सारे पैसे अपने पास नहीं रख देगा, सिर्फ अपना हिस्सा उसमें से निकालेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रिंसिपल मर जाता है या पागल हो जाता है तो एक अच्छी गुड गेस्चर पे उसके ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि उसके लीगल एयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो चुके थे उसको कंप्लीट करवाएगा, और इसके अलावा कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें से यूज़ नहीं करेगा, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को पर्सनली यूज़ नहीं करेगा। पता चले प्रिंसिपल के एजेंट्स को, क्लाइंट्स को अपने लिए पैदा कर रहा है, अपना बना रहा है, ऐसा नहीं करेगा। अपनी अथॉरिटी को बिला वजह डेलीगेट नहीं करेगा, जो भी हम देख चुके कब सब एजेंट रखा जा सकता है, कब नहीं रखा जा सकता। जब एजेंट सब एजेंट और को एजेंट को लेने जाएगा, ढूंढने जाएगा, तो ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर यूज़ करेगा, ऐसा ना हो कि ऐसा कर ले कि उससे प्रिंसिपल को नुकसान हो। सर राइट्स ऑफ एजेंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ये हम देख रहे हैं। हमने पीछे भी देखा था, एक होता है राइट ऑफ लियन। तो लियन का राइट हमेशा गुड्स पे होता है, ये बात याद रखी जाए। तो प्रिंसिपल एजेंट के गुड्स को रिटेन कर सकता है। सर प्रिंसिपल एजेंट्स के गुड्स को रिटेन कर सकता है, सॉरी सर, एजेंट प्रिंसिपल के गुड्स को रिटेन कर सकता है अगर तो उसको जो पैसे मिलने हैं वो ना मिले, लेकिन ये होगा कॉन्ट्रैक्टरी, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इनका कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड है कि आपने लेन इस तरह नहीं करना, तो फिर हमेशा ऐसा नहीं होगा। आपने गुड्स पहले दे देने हैं, डॉक्यूमेंट्स पहले दे देने हैं
क्योंकि एजेंट का एक बेसिक राइट यह है कि उसको कंपनसेट भी किया जाएगा। तो अगर उसको ऐसा लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ये है कि पहले पैसे मिलेंगे फिर गुड्स, तो फिर वो लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। इसी तरीके से कंपनसेशन का उसका राइट है कि जो बात हुई है, जो फिक्स पैसे हैं या तो वो मिलेंगे या रीजनेबल पैसे मिलेंगे, सब्जेक्ट ऑन द जो भी उसने ड्यूटी एक्सरसाइज की है उसकी बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंगली। इसके अलावा जो उसके राइट्स होंगे वो ये होंगे, जो एक अनपेड सेलर का राइट होता है कि वो इन ट्रांजिट गुड्स को भी स्टॉप करवा सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मिसाल के तौर पे ये राइट तब आएगा जब एजेंट ने अपने ब्याह पे पर्सनल लाइबिलिटी करके गुड्स खरीद लिए और उसने गुड्स भिजवा भी दिए प्रिंसिपल को, रास्ते में उसको पता चला कि प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अब वो बीच रास्ते से यानी स्टॉपेज करवा सकता है ट्रांसिट, और वो गुड्स रोक सकता है क्योंकि उसको पता है कि अब उसको पैसे वैसे नहीं मिलने। इसके अलावा भी कुछ राइट्स हैं, हम किताब से नज़र अभी घुमा लेंगे। तो ये था बेसिक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर एजेंट होता कौन है, टाइप्स क्या होती है और एजेंसी बनती कैसे है, ये हमने सब देखा। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसके बाद हमने आए एसेंशियल्स देखे, टाइप्स देखी एजेंट्स की, क्रिएट कैसे होती है। इसके बाद हमने देखा इररिवोकेबल एजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, अनडिस्क्लोज एजेंसी का क्या है, अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स हमने देखे इन तफसील। इसके बाद हमने राइट्स एंड ड्यूटीज एंड टर्मिनेशन के एरिया को कवर किया। तो क्लास ये था एजेंसी का एरिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब जो हमारी किताब है उसमें एक नज़र कि किताब में कहाँ क्या और कैसे लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये टॉपिक है जो यहाँ से शुरू होता है किताब के अंदर। चैप्टर है आपकी बुक का जो मैंने आपसे शेयर की थी, चैप्टर 16, एंड रोल ऑफ एजेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आइए उसको देख लें। स्टार्टिंग में वो यही बता रहे हैं कि एजेंसी का रिलेशन होता क्या है, एजेंट की डेफिनेशन जो अभी हमने लिखी और यहाँ पे यही एसेंशियल्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताया कि कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है और एजेंट कोई भी बंदा हो सकता है, उसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल साउंड माइंड होना चाहिए और वो मेजर एज वाला भी होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़े अगर, तो हमें ये बताया गया कि टाइप्स ऑफ एजेंट, यहाँ पे ये सारे लिखे हुए आप लाजमी देखिएगा। सब एजेंट इज इंपॉर्टेंट, जिसको मैं आपके साथ रीड करने जा रहा हूँ। अ सब एजेंट इज द पर्सन एम्प्लॉयड बाय द ओरिजिनल एजेंट, जो एजेंट लाता है under his control in the business of agency. The general rule is that, अभी मैंने आपको बताया कि agent is not entitled to delegate his authority to another person, वो नहीं कर सकता without the consent of the principal, अगर principal की consent ना हो तो। लेकिन this is because when the principal appoints a particular agent, ये क्योंकि प्रिंसिपल ने रखा वही पर्टिकुलर एजेंट को उसकी स्किल की वजह से, तो अब अगर वो एजेंट किसी और को लेकर आएगा तो फायदा क्या। However, an agent may appoint a sub-agent and delegate the work to him if the principal has expressly permitted, उसने हाँ कहा हुआ हो, या कस्टम ऑर्डिनरी ऐसा हो, काम की नौयत ऐसी हो, नेचर ऑफ वर्क ऐसा हो, एक्स टू बी डन प्योरली मटीरियल हो, जो सब एजेंट ने काम करना बहुत ही छोटे से काम हो, या अनफोर्सीन इमरजेंसीज, कोई ऐसी इमरजेंसीज आ जाए जिसमें सब एजेंट लाना ही पड़े। अब जहाँ पर प्रॉपरली सब एजेंट लाया गया है तो वहाँ पे प्रिंसिपल बाउंड होगा एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट से। The principal is bound by the acts of the sub-agent as if the sub-agent was agent originally appointed by the principal. The agent is responsible to the principal for the acts. Sub-agent की हरकतों पे principal responsible होगा, ठीक है। agent responsible होगा principal को sub-agent की हरकतों पे, और sub-agent responsible होगा agent को। यानी principal sub-agent कुछ भी करे, खुलासा ये है, या एजेंट कुछ भी करे, इसके लिए बाउंड होगा प्रिंसिपल, और एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को, सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को, सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंट को, और एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल के आगे सब एजेंट की वजह से। लेकिन इन सब के अलावा, इन सब के बावजूद प्रिंसिपल बाउंड होगा सब एजेंट की हरकतों की वजह से। इसके बाद को एजेंट और ये डिफरेंसेस दिए हुए हैं।
इसके बाद लीगल प्रॉब्लम्स, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये मतलब सिंपल एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है जो हमारे डिस्कशन में आ चुकी है, इसको देख लीजिए। एक्सप्रेस हम देख चुके हैं, रेक्टिफिकेशन अभी मैंने आपको बता दिया, आपने किसी के पिछले अमल को एक्सेप्ट करवाया, और वैलिड रिक्विजिट्स वैलिड रेक्टिफिकेशन अभी हमने देखे कि वो लॉफुल एक्ट्स के लिए होना चाहिए, और एक्ट्स टू बी रेक्टिफाइड शुड बी डन ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू रेक्टिफाई इट, जो वही बंदा होना चाहिए। क्योंकि इसकी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है तो उस वक्त वो बंदा रेक्टिफायर एग्जिस्ट करना चाहिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ हो, और इस सिंपल लिखे हुए हैं कि पार्शियल रेक्टिफिकेशन नहीं होगी वगैरह वगैरह। इस टॉपिक को हम काफ़ी बार देख चुके हैं तफसील से, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तफसील नहीं है। इसके बाद हमारे पास है जो लास्ट था वो नेसेसिटी था और ऑपरेशन ऑफ लॉ था। अथॉरिटी ऑफ एजेंट में ये सारी थ्योरी लिखी हुई है, आप रीड करना चाहें तो करें। 1.6 अदरवाइज इंपॉर्टेंट किया एक्सप्रेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ड्स स्पोकन और रिटन हो, इम्प्लाइड वो जब वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर जाए, और सेंसिबल और इम्प्लाइड में हमने जो फ़र्क डिटरमाइन किया वो ये था कि सेंसिबल में एजेंसी का रिलेशन ही नहीं होता, बस वो रिप्रेजेंटेशन की वजह से, एस्टोपल की वजह से क्रिएट हो जाती है, लेकिन इम्प्लाइड के अंदर होता है और वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। इसके बाद हमने जो अभी देखा था वो ये था राइट्स एंड ड्यूटीज, इसको मैं एंड में फिर दिखवाऊंगा, अभी तो वेट कीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास हमने जो अभी डिस्कस किया था वो ये था कि इररिवोकेबल एजेंसी वो 3 सूरतों में नहीं हो सकती, यानी प्रिंसिपल एजेंसी के रिलेशन को ख़त्म नहीं कर सकता जब एजेंट का उसमें राइट हो, या एजेंट पर्सनल लायबिलिटी इनकर कर चुका हो, या पार्टी एक्सरसाइज कर चुका हो। टर्मिनेशन बहुत सिंपल है, एंड लास्ट वाज टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और अनडिस्क्लोज एजेंसी जब वो ख़त्म ना करना चाहे। तो किताब आपके पास है, आप इसको लाजमी रीड भी कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसको देख रहे थे ड्यूटीज़ एंड राइट्स को, तो एक मतलब बस इसको घुमा लेते हैं। बहुत सिंपल सी ड्यूटीज़ हैं, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएंगी, स्ट्रेट लिखी हुई हैं। ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट के कैरी आउट द मैंडेट, जिस काम के लिए रखा गया है उसको करेगा। ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो जैसा कहा गया है वैसे करेगा। रीजनेबल केयरफुल करेगा। मेंटेन अकाउंट्स करेगा, और जब देगा जब ज़रूरत होगी। कम्युनिकेशन करेगा जहाँ नीड होगी। पर्सनली डील नहीं करेगा, प्रिंसिपल के लिए डील करेगा। इसके अलावा जो पैसा मिला है, ड्यूटी टू पे सम रिसीव्स, अपने पैसे काट के उसको पैसे भी देगा जो प्रिंसिपल के हैं। ड्यूटी इन केस ऑफ प्रिंसिपल डेथ और इंसैनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब वो मर जाएगा प्रिंसिपल तो उसके पीछे वालों के लिए उन मामला को पूरा करेगा, उसके राइट्स को प्रिजर्व करवाएगा। ड्यूटी टू नॉट टू यूज़ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करेगा। इसके अलावा नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, और डेलीगेट नहीं करेगा अथॉरिटी। को एजेंट और सब एजेंट को सेलेक्ट करने में भी एक रीजनेबल ड्यू डिलिजेंस प्रूडेंस एक्सरसाइज करेगा, और इमरजेंसी के केस में अपनी अथॉरिटी से बढ़ के भी काम कर सकता है। राइट्स ऑफ एजेंट्स, बेसिक राइट यही है कि रिम्यूनरेशन रिसीव करे, अगर फिक्स हो तो ठीक है, नहीं हो तो रीजनेबल। राइट ऑफ लियन, लियन हमेशा गुड्स पे होता है, वो तब कर सकता है, वो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि लियन, एन एजेंट हैज लियन ऑन द गुड्स, पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टीज until the amount due to himself for commission, disbursements and services in respect of the same has been paid or accounted for, कि जब तक उसको पैसा ना मिले और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वो लियन कर सकता है तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। राइट ऑफ रिटेनर, उसको पैसा मिलेगा, जो भी उसका मामला है वो उसको दिए जाएंगे इन द कंटेक्ट ऑफ द एजेंसी, एंड एजेंट हैज़ अ राइट टू रिटेन हिज प्रिंसिपल्स मनी। ये बात याद रहे, लियन हमेशा गुड्स के अगेंस्ट होता है, और रिटेनर का जो राइट है वो होता है पैसों के अगेंस्ट। तो एजेंट के पास ये राइट है कि वो अपने प्रिंसिपल के पैसों को रोक सकता है अनटिल अनलेस कि उसको उसके किए हुए खर्चे या जो उसकी रिम्यूनरेशन है ना मिले। राइट टू इंडेमनिफाई लॉफुल एक्ट्स, अगर वो कोई ऐसा अमल करता है जो ज़रूरी था तो लॉफुल एक्ट्स के लिए भी उसको इंडेमनिफिकेशन मिलेगी, अदर देन हिज रिम्यूनरेशन, कंपनसेशन होगी। और स्टॉपेज इन ट्रांसिट हमने बता दिया कि अगर वो पर्सनल लायबिलिटी इनकर करवा देता प्रिंसिपल के लिए, कोई गुड्स खरीद लेता है और प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो गुड्स को रास्तों में भी रुकवा सकता है। इसके बाद प्रिंसिपल की ड्यूटीज और राइट्स हैं, बहुत सिंपल है, उसको एक बार देखिएगा, कुछ पूछना तो पूछेगा, बाकी एक बार हम क्लास में भी इसको डिस्कस कर लेंगे आपकी क्वेरीज को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।